ऐसे करो, आप जम्मू आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, तो मैं बिना बताए किसी को मैं निकल गया, फटाफट भाग गया। उन्होंने गाड़ी में बिठाया, मुझे उनके कुछ हाव भाव ठीक नहीं लग रहे थे, मैंने अपनी लोकेशन वगैरह ऑन करके रख लिया। फिर उसके बाद राजेश जी थोड़े डरे डरे लग रहे थे और उनके भाई जो थोड़े वो एग्रेसिव सी लुक दे रहे थे थोड़ी, कि आप ऐसा करिए, मुझे आप फटाफट मेरे को हॉस्पिटल ले जाओ, मेरे को पापा को देखना है। तो फिर उसके बाद इनको एक कॉल आता है, एक जगह गाड़ी रोकते हैं, इनको कॉल आता है, ये बोलते हैं कि आपके पापा की डेथ डिक्लेयर हो गई है। जहाँ वो जो वहाँ के डॉक्टर थे, उन्होंने हमें बॉडी मतलब उन्होंने हमें कन्विंस कर रहे थे कि पोस्टमार्टम की ज़रूरत ही नहीं है। हम वहाँ पर मिले, पहले उन्होंने बोला कि हाँ जी ये तो कुछ और ही लग रहा है फ़ोटोज़ देखकर। फिर उसके बाद उन्होंने एसएचओ को कॉल करा, तो उन्होंने बताया कि ऐसा सुसाइड नोट मिला है, तो है ही ये सुसाइड ही है। तो फिर हम एसएचओ को मिलने गए, उन्होंने सुसाइड नोट दिखाया, तो सुसाइड नोट में लिखा था मतलब आज मैं राजेंद्र शर्मा इस दुनिया से जा रहा हूँ, राजेश कुमार चरण सिंह तुमने मेरी लाइफ में बात। नमस्कार, मैं हूं नीरज ठाकुर और आप देख रहे हैं 7C न्यूज़। मैं इस समय पठानकोट के इंदिरा कॉलोनी में खड़ा हूं। यहां के एक घर में खड़ा हूं और उस घर में एक मामला आया है जिसमें कि उनके जो अभी मेरे साथ युवक खड़े हैं, उनके फादर साहब जो है वो घर को चलाने के लिए, काम करने के लिए जम्मू जाते हैं। जम्मू की किसी कंपनी में वो काम करते हैं और 2-3 महीने ही हो मतलब अभी 3.5 महीने होते हैं उनको जॉब करते हुए, और वहाँ उनके साथ एक हादसा हो जाता है। उस हादसे में क्या हुआ, वो जो राजेंद्र शर्मा है उन्हीं के बेटे से हम सारी बात जानेंगे कि एक्चुअली में जो मामला है ये हुआ क्या था। क्या हुआ था आपके फादर साहब को? सर मुझे 9 तारीख को 9th ऑफ जुलाई मुझे पापा का कॉल आया सुबह। तो पापा ने मुझसे इतना कहा कि बेटा मैं शाम तक घर आ रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है पापा आप आ जाओ। इनफैक्ट मम्मा से भी बात करवाई थी मैंने। तो पापा ने बहुत ही नॉर्मली वे में बात करी, बहुत ही अच्छे से बात हुई। तो उसके बाद उसी दिन 1:45 मुझे राजेश जी के भाई का मुझे कॉल आता है। ये राजेश जी कौन है? ये राजेश जी जिनकी कंपनी आर के एंटरप्राइजेस, जिसमें पापा जॉब कर रहे थे 3-4 महीने से, ये एज अ सेल्स एंड मार्केटिंग, ठीक है। तो वहाँ पर बात ये हुई कि उन्होंने मेरे को 1:45 कॉल किया राजेश जी के भाई ने। तो बोला कि बेटा आपके पापा ना ठीक नहीं है, तो आप ऐसे करो, आप जम्मू आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, तो मैं बिना बताए किसी को मैं निकल गया, फटाफट भाग गया। तो मैं निकल गया, वहाँ पर मैं पहुँचा हूँ 5:30 बजे। पहुँचने के बाद मैंने वहाँ से एक लोकल सिम खरीदी। सिम खरीदने के बाद मैंने उनको कॉल किया, 6:15 बजे बड़ी ब्राह्मणा सिडको चौक वो पहुँचे, मुझे वो मिले एंड उन्होंने गाड़ी में बिठाया। मुझे उनके कुछ हाव भाव ठीक नहीं लग रहे थे, मैंने अपनी लोकेशन वगैरह ऑन करके रख ली। फिर उसके बाद राजेश जी थोड़े डरे डरे लग रहे थे और उनके भाई जो थोड़े वो एग्रेसिव सी लुक दे रहे थे थोड़ी, एकदम आंखें लाल थी, मास्क पहना हुआ था, और जो गाड़ी का आगे वाला शीशा होता है उससे मुझे देखकर मुझसे कुछ बातें कर रहे थे और बातें घुमा फिरा रहे थे कि आपके पापा डिप्रेशन में लगते थे या ऐसे वैसे। तो पहले तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको पापा का कॉल आया था, तो मैंने बताया कि हाँ जी 10:30 के करीब मुझे कॉल आया था पापा का। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि बेटा आपके पापा का ना हमें भी कॉल आया था, वही टाइमिंग बताई 10:30 बजे। और उन्होंने बोला कि बेटा आपके पापा का हमें भी कॉल आया था, वो बोल रहे थे कि मैं पठानकोट जा रहा हूँ, तो मैं क्या कहते हैं मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो आप पैसे दे दो मैं पठानकोट चला जाऊँगा। तो हुआ ये कि फिर कहते हैं कि उन्होंने मुझसे बोला कि आपके पापा आए नहीं, तो हमने सोचा कि एक बार पापा के रूम में जाकर चेक कराएं। कहते 12:30 के करीब एक राजेश जी के भाई जो गाड़ी चला रहे थे, और राजेश जी के एक और भाई हैं, आर्मी में है वो, उनकी आई थिंक उन्होंने भी डीलरशिप ले रखी है इस कंपनी की। ये 2 जने कहते हैं कि रूम में चेक करने गए थे पापा को। तो जब रूम में चेक करने गए हैं तो पापा इस कंडीशन में उन्होंने बताया कि पापा ऐसे वहाँ पर खिड़की के साथ लटके हुए थे। तो उनका ये कहना था कि ये सुसाइड है। उस टाइम पर मैंने फ़ोटोग्राफ्स वगैरह नहीं देखी थी, तो मैं स्टेबल नहीं रहा। मैंने उनको बोला कि आप ऐसा करिए, मुझे आप फटाफट मेरे को हॉस्पिटल ले जाओ, मेरे को पापा को देखना है। तो फिर उसके बाद इनको एक कॉल आता है, एक जगह गाड़ी रोकते हैं, इनको कॉल आता है, ये बोलते हैं कि आपके पापा की डेथ डिक्लेयर हो गई है। तो मैं फिर स्टेबल नहीं रहा, ये हॉस्पिटल के बाहर ही इन्होंने गाड़ी रोकी, वहाँ एक इंस्पेक्टर आते हैं, उनसे इनकी बात हुई, राजेश जी के भाई की गाड़ी से उतरे, ये बात हुई, फिर ये गाड़ी में दोबारा बैठ गए। फिर उसके बाद एक गाड़ी फिर हॉस्पिटल से आगे ले गए, इन्होंने मेरे को बॉडी नहीं दिखाई। हॉस्पिटल से आगे जाकर इन्होंने गाड़ी रोकी। मैंने इनको बोला कि मेरे को घर पे फ़ोन करना है, मेरे को घर पे बताना है। मैंने फ़ोन निकाला, मैं फ़ोन करने लगा हूँ, इन्होंने मेरा फ़ोन ले लिया और मुझे बोला कि नहीं आप अभी कॉल नहीं करोगे, ये है वो है। तो उस टाइम पर मैं स्टेबल नहीं था, मेरे में इतनी वो नहीं थी कि मैं हबड़ तबड़ करके फ़ोन पकड़ लूँ। तो फिर क्या हुआ, मैंने इनको बोला कि आप मेरे को पठानकोट छोड़ाओ। ये पठानकोट भी नहीं छोड़ कर आए मुझे, ये अपने घर ले गए। मैं बेहोशी की हालत में था, मतलब नहीं थी होश मेरे को। ये घर पर ले गए, फिर कुछ करीब 8:30-9 बजे इन्होंने मुझे कॉल करने दिया। मेरे फ़ोन पर ऑलरेडी मिस कॉल्स आ रखी थी घर की, तो इन्होंने कॉल करने दिया। मैंने कॉल किया, मैंने बताया कि घर पर ऐसे ऐसे हो गया, फिर घर पे बताया मैंने। फिर उसके बाद ये घर से सारे लोग मतलब अगले दिन पहुंच पाए, थोड़ी टैक्सी की प्रॉब्लम थी। तो अगले दिन जब जब ये पहुंचे तो हॉस्पिटल में हमने जब बॉडी देखी, तो मतलब इंजरीज़ थी इस हिसाब से।
आप देख सकते हो ये। तो फिर उसके बाद सर क्या कहते हैं, जहाँ वो जो वहाँ के डॉक्टर थे, उन्होंने हमें बॉडी, मतलब उन्होंने हमें कन्विंस कर रहे थे कि पोस्टमार्टम की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने बॉडी एग्जामाइन कर लिया, तो ये है ही हैंगिंग केस है, तो क्या फ़ायदा पोस्टमार्टम करवाने का। तो ये मेरे ताऊ जी हैं, तो इन्होंने, कोई उनका वहाँ का लोकल रिपोर्टर था, तो इन्होंने बुलाया था वहाँ पर अंदर। तो फिर उनको लगा कि प्रेशर है, अब करना ही पड़ेगा, तो फिर उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए मान गए, वो मान गए, लेकिन बोल यही रहे थे कि ये है सुसाइड केस ही है। तो वहाँ पर 2 पुलिस और बैठी थी, तो उन्होंने उन्होंने भी यही बोला कि नहीं, ये सुसाइड केस ही है, ऐसे है वैसे है जो भी है। फिर उसके बाद हम वापस आ गए, संस्कार वगैरह हुआ, तो हम 13 जुलाई को दोबारा गए वहाँ पर डीएसपी सर से मिलने। हम वहाँ पर मिले, पैनल उन्होंने बोला कि हाँ जी ये तो कुछ और ही लग रहा है फ़ोटोज़ देखकर। फिर उसके बाद उन्होंने एसएचओ को कॉल करा, तो उन्होंने बताया कि ऐसे सुसाइड नोट मिला है, तो है ही ये सुसाइड ही है। तो फिर हम एसएचओ को मिलने गए, उन्होंने सुसाइड नोट दिखाया, तो सुसाइड नोट में लिखा था, मतलब आज मैं राजेंद्र शर्मा इस दुनिया से जा रहा हूँ, राजेश कुमार चरण सिंह तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। उस जो सुसाइड नोट है उसकी कॉपी है आपके पास? सर उसकी कॉपी उन्होंने मुझे नहीं दी, मैंने बात की थी वहाँ के इंस्पेक्टर से, मैंने उनसे बात करी कि सर मुझे नोट चाहिए, मैंने एसएचओ को उस टाइम पर भी बोला था, तो वो बोलते कि ये चीज़ हम आपको नहीं दे सकते हैं। आई थिंक मेरे को अब नॉलेज नहीं है शायद, तो वो मुझे नहीं पता क्यों नहीं दे रहे वो लोग। देखो प्रशासन की कितनी लापरवाही है। एक तरफ वो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू, केंद्र सरकार की तरफ से ये सबको आश्वासन दिया जाता है प्रॉपरली कि जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होंगी उनका सॉल्यूशन जो है वो बढ़िया तरीके से वहाँ का प्रशासन करेगा। ये पठानकोट से जो राजेंद्र शर्मा जिनकी अभी मृत्यु हो चुकी है, ये उनके बेटे हैं। इन्होंने बता रहे हैं कि ये 3 महीने पहले ही जॉब पे गए थे और 3 महीने के अंदर अंदर ही उनके फादर साहब की वहाँ उनके साथ ये हादसा हो जाता है। और ये जो तस्वीर इन्होंने दिखाई है, मैं भी अब दिखाना चाहता हूँ आपको ये तस्वीर। आप इसमें सीधा देख सकते हैं कि वो सिर्फ एक विंडो है, उसके साथ रस्सी और उनके घुटने तक ज़मीन पर लगे हैं। और इससे देखो तो बिल्कुल सामने लगता है कि ये कोई सुसाइड नहीं है, इन्होंने सुसाइड नहीं किया, ये मर्डर का केस, जैसे कि ये आरोप लगा रहे हैं, बोल रहे हैं उनके घर वाले कि हमारे फादर ने सुसाइड नहीं किया, हमारे फादर का मर्डर हुआ है। प्रशासन, जब इनकी बात होती है पुलिस के वहाँ जो मुलाजिम है, कर्मचारी, उनसे बात होती है, उन्होंने फ़ोन पे इनके साथ कैसा बर्ताव किया, पहले वो आप ये सुनिए। ये तो हमारा राइट है, हमारे पास तो राइट होना नहीं है ये, इट इज एन एविडेंस, वी आर नॉट हियर टू डिस्क्लोज इट टू द पब्लिक, जनरल पब्लिक के उसमें वो नाच शोर शराबा मीडिया में ये चीजें आए, ये एक नहीं एविडेंस सर, है, नहीं आपका सर, हक नहीं है ये लेना भाई साहब। सर मीडिया की बात नहीं कर रहा था मैं, हाँ सर मैं चाह रहा पर्सनली था। भी इसके साथ आपका कोई लेना देना नहीं, ये एक एविडेंस है, ये पुलिस को चाहिए, पुलिस ने प्रूव करना है क्या है आगे या क्या नहीं है, तब ये सचिव साहब ने भी मना किया होगा। नहीं एविडेंस तो हम आपको नहीं ना देंगे, हमने कोर्ट को एविडेंस देना है। सर, लाइक अगर आप ही फोटो खींचकर हमें भेज दे, मैं हम भी उस फोटो को, लाइक हम भी एबल हो उस चीज को आगे एक बार हम भी खुद की तरफ से हम भी एक बार चेक करवा सके, अगर कोई हमारा है। देन यू शुड डू दिस इन्वेस्टिगेशन। अगर पुलिस का काम नहीं है, अगर आप यही कह रहे हैं, तो फिर इसका मतलब यही होना, इट इज एन एविडेंस, और एविडेंस हमने, हमारे पास जितने भी, आपको हमने सारे एविडेंसेस थोड़ी बताए हैं, हमने मौके से और भी क्या क्या एविडेंसेस लिए हुए हैं। सर लेकिन ये चीजें तो बतानी होती हैं। ये चीजें नहीं ना, वैसे इन्वेस्टिगेशन ही पूरी आपको बतानी हो तो फिर हमें करनी क्यों इन्वेस्टिगेशन, एविडेंस है, ये कोई मजाक थोड़ी भाई साहब। बट सर वी आर द फैमिली मेंबर्स ना, वी शुड हैव राइट। ना, हमारा जो काम है हमने अपना काम करना, हमने तो टाफियां थोड़ी बांटनी है कि हमें आज ये वाली टाफी मिल रही है, इसका टेस्ट ले लो, ये ले लो, ये इन्वेस्टिगेशन है। देन सर हमने अपडेट किसको मिलेगी फिर, अगर हमें नहीं मिलेगी तो अपडेट किसको मिलेगी? अपडेट आपको कोर्ट में जब फाइल जाएगी वहां से क्या अपडेट वो आपको होगा, हमने अपडेट करते थोड़ी रहना कि हम बिट बाई बिट क्या कर रहे हैं। अगर एक एक चीज हम आपको सुनाते जाएंगे, आप मीडिया में एक एक चीज बताते चलोगे, वो धांधली बन जाएगी हमारे लिए, इससे हमारे काम में प्रॉब्लम आ जाएगी। किस प्रकार जो अधिकारी हैं, वहाँ के पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, वो किस प्रकार बिहेव करते हैं, जो लोग उनके पास जाते हैं, अपनी मांगों को लेकर जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए लेके जाते हैं, उनके साथ वो कैसा बर्ताव करते हैं, आपने सुन ही लिया है। और केंद्र सरकार, केंद्र शासित जो प्रदेश है, वहाँ पे अनुशासन और जो कानून की व्यवस्था है उसको सही ढंग से चलाने की हर बार बातें करते रहते हैं। पुलिस वालों के पास जब आप गए, वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ गए, तो पुलिस वालों का ही ऐसा बर्ताव
फ़ोन ये बात हुई थी, ये पहले हुई थी या फिर बाद में हुई थी आपकी बात? सर हम पहले गए थे एसएचओ सर से मिलने, तब उन्होंने मतलब अच्छा बर्ताव किया हमारे साथ, हमें विश्वास दिला रहे हैं कि नहीं आपके साथ इंसाफ ही होगा, ये है वो है। उन्होंने हमें बोला था कि वो पठानकोट आएंगे राइटिंग वगैरह लेने, हम हमसे पूछताछ करेंगे, हमसे बात करेंगे कुछ इस बारे में, लेकिन वो पठानकोट नहीं आए। मेरे को फिर एक दिन जब हम वापस आ गए, मुझे एक दिन कॉल आता है, उन्होंने मुझसे बोला कि आप राइटिंग ऐसे भेज दो। मैंने कहा ठीक है सर, मैं राइटिंग भेज दूंगा, तो आप मुझे सुसाइड नोट की कॉपी भेज दो कि अगर आप एक्सपर्ट से चेक करवा सकते हो तो हम भी करवा सकते हैं, कि हम भी कुछ चेक करवाएं, हमारे पास भी कुछ हो। तो उन्होंने बोला कि नहीं फिर अगर ऐसा ही है तो इन्वेस्टिगेशन आप कर लो ये। तो वो चीज़ मेरे को नहीं, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, जो कि ऐसा उनको बोलना भी नहीं चाहिए, थोड़ा बिहेव अच्छा करना चाहिए। तो सर वो चीज़, तो अभी आप क्या मांग करते हैं वहाँ के प्रशासन से? सर मैं यही मांग करना चाहता हूँ कि जैसे हमारी सुनवाई हो, ऐसा ना हो कि हम किसी और स्टेट के हैं तो वो उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं, यहाँ में नहीं। सर मैं चाहता हूँ कि सच्चाई सामने आए, ठीक है। मैं क्योंकि ये तो अब फोटोज़ में साफ दिख रहा है कि मर्डर ही है, ठीक है। अब जिसने भी किया है, जो भी है, मुझे वो पर्सन सामने चाहिए, और मेरे को ये चाहिए कि उसको अच्छे से अच्छे मतलब पनिशमेंट मिलनी चाहिए सर। बिल्कुल ऐसे ही इन्होंने बोला कि वो वहाँ का प्रशासन ये ना सोचे कि वे किसी और राज्य से है, वो पंजाब से है, क्योंकि जो केंद्र सरकार है वो वन नेशन की बात कर रहा है और वन नेशन में कोई राज्य अलग नहीं है। हमारे साथ यहाँ पे जो मृतक हैं राजेंद्र शर्मा जी, उनके माता जी भी मौजूद हैं। आप क्या मांग करेंगे? हम तो इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ उन बच्चों के साथ इंसाफ चाहिए। बच्चे देखे नहीं जाते बच्चे, बस हम इंसाफ चाहते हैं कि इनको कुछ ना कुछ हौसला हो, कोई इनको तरीके से मतलब इनको इनका इंसाफ चाहिए। हमें कुछ नहीं, इन बच्चों को इंसाफ मिला है, पता चला कि क्यों मारा है, किस लिए मारा है, कहाँ मारा है, कैसे लटकाया है, हम ये सब उनसे सुनना चाहते हैं। बिल्कुल जी, जो राजेंद्र शर्मा जी हैं मृतक हैं, उनकी माता जी सिर्फ एक मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि उनको न्याय चाहिए। उनके साथ ये जो हादसा हुआ है, ये क्यों हुआ है, इसके पीछे रीज़न क्या है, उनको सारी बातों के जवाब चाहिए। मेरे साथ यहाँ पे राजेंद्र जो मृतक है, उनकी मिसेज़ भी मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है जी? श्वेता शर्मा। श्वेता जी, क्या हुआ था जब ये सारा मामला, आपको कभी उनकी बातों से कभी ऐसा लगा था कि वो ऐसा कदम उठा सकते हैं? नहीं, जैसे अभी किसी की भी मृत्यु होती है, जहाँ सुनते हैं ऐसे कोई जैसे गली मोहल्ले में ऐसा कुछ हुआ तो कहते नहीं ऐसे क्यों करना भाई, कुछ अगर हमारे सिर पे कर्जा है या कुछ है, अंडरग्राउंड हो जाओ, फिर जैसे पैसा आए उनका दे के हम सामने आ सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है भाई भाई हम क्यों मरें, अपनी पूरी लाइफ जियो, तो ऐसा वो कुछ नहीं कर सकते थे। आप ये सोचते हैं कि उन्होंने सुसाइड नहीं किया? उनका सुसाइड नहीं किया, आप देख सकते हैं, स्नैप को देख सकते हैं अभी उसके पे पूरा उनको चोटें वगैरह आई हैं सारी, ये गर्दन नीली हुई पड़ी है, कौन कहता है इसको सुसाइड है। तो ये हादसा 9 तारीख को हुआ था, 9 जुलाई को। आज 21 तारीख है, तो इस दौरान कोई जम्मू प्रशासन का कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई पुलिस का, कोई कंपनी का कोई किसी ने हमें हमारे बड़े से तो उन्होंने बात ही नहीं करी। बेटी को फ़ोन आया जिस दिन डेथ हुई है, उसी दिन रात को बेटी को फ़ोन करा पे ऐसे आपके पापा की डेथ हो गई है। उनको तो चाहिए ना बड़ों से बात करना, अगर उन्होंने कोई गलती नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो उनको तो हमारे साथ खड़े होना चाहिए था ना, उनको आना चाहिए था इधर, हमारे साथ खड़े होना चाहिए कि आपका बंदे को ऐसा हो गया, या किसी ने किया, जैसे भी किया, पर उनको खड़े होना चाहिए था। उन्होंने इवन कि हमें एक बड़े को फ़ोन तक नहीं किया। ये हमारा तो बंदा चला गया ना, कोई इधर कमाने वाला है, बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, हम किससे हम करेंगे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, बेटी और बेटा, अभी ये पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं अभी। तो अभी जो घर का जरिया था वो कमाने का, वो कौन? मेन तो वही था ना, हमारा कमाने वाला कोई और है नहीं है। ये तो थे राजेंद्र शर्मा की मिसेस, जिन्होंने बताया कि उनकी कभी ऐसी बात ही नहीं होती थी अपने हस्बैंड के साथ कि जिससे वो ऐसा कदम उठा सके। दूसरी इन्होंने मांग की है जम्मू प्रशासन से कि उनको जो है वो न्याय जितनी जल्दी हो सके वो दें, क्योंकि एक तो उनका परिवार का जो कमाने वाला ज़रिया था, जो सबसे ज़्यादा कमा के घर को चलाते थे, पूरे परिवार को चलाते थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। और जम्मू प्रशासन को भी मैं अपने चैनल के माध्यम से एक बात ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि अगर जैसे कि यह इन्होंने परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि वो दूसरे राज्यों को लेकर कि वो दूसरे राज्य का केस है, ऐसी सोच से जो है कानून व्यवस्था जम्मू में ऐसी ना बनाओ। जम्मू भी हमारे भारत का हिस्सा है, वन नेशन की बात मोदी करते हैं, तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे अपील करते हैं कि इस विषय पे जो है वो जांच गंभीरता से की जाए,
और जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय ज़रूर दिया जाए। मैं नीरज ठाकुर, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक भारद्वाज के साथ 7C न्यूज़ पठानकोट।